आप देख रहे हैं बेहद खास पेशकश, जहां पर आज हम तमाम एंटरप्रेन्योर्स को बताने वाले हैं कि उनके आने वाली ज़िंदगी में अगर वो स्टार्टअप की राह पर जाना चाहते हैं या चल चुके हैं तो क्या क्या फाइनेंशियल रिस्क आ सकते हैं। और ये जो पूरी बातचीत है, दो धुरंधर एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं जो न सिर्फ इस सफ़र पर निकल चुके हैं बल्कि कामयाब भी रहे हैं और दूसरों को भी कामयाब करने में सहायता करते हैं, कामयाब बनाने में, सफल बनाने में उनकी मदद करते हैं। मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं के गणेश, फाउंडर ग्रोथ स्टोरी, और सौरभ गुप्ता, सीईओ फाउंडर वेरी स्मार्ट एआई। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आज आप दोनों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप दोनों के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या बनने की राह पे निकल गए हैं और कुछ तकलीफें आ रही हैं खासतौर से फाइनेंशियल्स को लेकर, तो कैसे उसमें से निकला जाए, ये आज आप दोनों को समझाना होगा हमारे दर्शकों को। के गणेश जी, शुरुआत आपसे मैं करती हूँ। पहले संक्षिप्त में थोड़ा सा आपका सफर जानना चाहती हूँ और आपके सफर में फाइनेंशियल चैलेंजेस अगर आए हैं तो क्या है। नमस्कार सब दर्शकों को, और जी दिवाली की शुभकामनाएं हैं जी, थोड़े आपको पहले भी। से भी। अ, जो एंटरप्रेन्योर अगर आपने बनना है तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और मुश्किलें तो बहुत ही कॉमन हैं और नॉर्मल हैं। तो मेरा जो एंटरप्रेन्योर जर्नी रहा है, 35 साल से मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। 1990 में पहला एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया था। हर वेंचर में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, चैलेंजेस आती रहती हैं। पहले मैंने शुरू किया था, चैलेंज ये था कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि हम रेंटेड मकान में रहते थे। कोई सेविंग्स नहीं था, कोई फैमिली वेल्थ नहीं था, और हमारी सैलरी पे डिपेंड करता था कैसे करना है। सो वो वाला चैलेंज था पहला बिजनेस में। पहले जब 2 बिजनेस मैंने शुरू किया और बेचा, उसके बाद जब बिजनेस शुरू किया, चैलेंज थोड़े दूसरे टाइप का था। चैलेंज ये था कि जब कंपनी को अगर बड़ा करें, तो आपके पास अपना सिर्फ नहीं, एम्प्लॉइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके वेंडर्स की, आपके कस्टमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैसे इंश्योर करें कि हर महीने एंड ऑफ द मंथ में सैलरी बिल और बाकी जो पेमेंट है वो खर्चे निकल जाएं। अभी दिवाली का टाइम है, मैं बता सकता हूँ काफी बार ऐसे हुआ है पास में, जबकि एम्प्लॉइज और वेंडर्स हमारे काफी कंसर्न थे कि दिवाली आ रही है, हमें खर्चा बढ़ना है, हमारी सैलरी टाइम में मिलेगी, हमारा पेमेंट टाइम में मिलेगा। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, वो बहुत ज्यादा है। वो दूसरी तरफ का है। उसके बाद जो लेटर वेंचर है, जहां मैंने इन्वेस्टर से पैसे रेज किए हैं, जो इन्वेस्टर ने मेरे मेरे पे कॉन्फिडेंस रख के इन्वेस्ट किया है, उनको कैसे प्रॉफिट दिया जाए, उनको कैसे एग्जिट दिया जाए। सो थ्रू आउट मेरे लाइफ साइकिल जर्नी में, पहले वेंचर से लेके जैसे अभी के जो लेटेस्ट जो वेंचर्स हैं, बिग बास्केट हो, ब्लूस्टोन हो, पोटिया मेडिकल हो, होमलेन हो, तरह तरह के फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। बट एक चीज पक्का है, अगर आपका दिल स्ट्रांग नहीं है कि फाइनेंशियल चैलेंजेस को आप ले सकें और उससे निपट सकें, तो बेटर टू बी नॉट एन एंटरप्रेन्योर, आप सैलरीड एम्प्लॉय रहिए, जिससे कि महीने में महीने एंड ऑफ द मंथ में आपको सैलरी मिल जाएगी। तो तो कुल मिला के शेर दिन होना पड़ेगा आपके पास, शेर के जैसे जिगरा होना पड़ेगा अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, क्योंकि भले ही जिम्मेदारी की बात हो, अनिश्चितताओं की बात हो, ये डगर और ये सफ़र मेरे ख्याल से थोड़ी सी कठिन शुरुआती दौर में तो खास तौर से ज़रूर हो सकती है। सौरभ, आपका अनुभव ज़रा साझा कीजिएगा दर्शकों के साथ। मैं थर्ड टाइम एंटरप्रेन्योर ओके। हूँ। एंड मैंने लास्ट जो कंपनीज अपनी सेल करी थी, एक प्राइवेट इक्विटी फंड को और एक टाइम्स इंटरनेट को। तो ये जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप की हमेशा इट इज ऑलवेज फिल्ड विद रिस्क। आप रिस्क के बिना एंटरप्रेन्योरशिप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आपको रिस्क से डर लगता है तो आप गणेश जी ने कहा बिल्कुल, आप बिल्कुल दूर रहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, रिस्क लेना बहुत ही मुश्किल है, मेरा माइंडसेट वैसा नहीं है कि मैं रिस्क लूँ। लेकिन रिस्क को अच्छी तरीके से मैनेज करना ही शायद एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर आप बात करें एक स्टार्टअप फाउंडर के ऊपर,
जिस तरह के फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, वो उसके बाय फैक्टर्स और बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपका मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क या फिर आपका लीगल फ्रेमवर्क का रिस्क। तो बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और उस अप्स एंड डाउन्स के बीच में only thing which is which gonna drive result for any entrepreneur is his determination and passion towards what he is building. वो क्या बना रहा है, कितनी शिद्दत के साथ बना रहा है, वो बहुत मैटर करता है। ये रिस्क मिटिगेट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। हमने शायद अपने फर्स्ट वेंचर में वो तरीके उतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करे, लेकिन जब हमने अपना सेकंड स्टार्टअप शुरू किया तब हमने वो रिस्क बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करे और उसकी रिजल्ट ऐसा रहा कि हमारे को फर्स्ट एक्विजिशन और सेकंड एक्विजिशन में हमें ऑलमोस्ट 7x का डिफरेंस आया इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन साइज। और अब जो हम बना रहे हैं फ्रॉम लास्ट 6 इयर्स, हमें लगता है कि हम वो रिस्क को बहुत बेटर तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं और उस जो पास्ट की लर्निंग्स है वो हमारे लिए रोज हेल्प करती है इस पर्टिकुलर केस में। जैसे कि कंजर्वेटिव प्रोजेक्शन प्लान्स, आपके लीगल फ्रेमवर्क के रिस्क इन्वॉल्व जो होते हैं, कैसे आप प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, आप अपने कंज्यूमर से यू आर एबल टू क्लोजली वर्क विद योर कंज्यूमर टू अंडरस्टैंड मार्केट अडॉप्शन एंड आप प्रोडक्ट मार्केट फिट कितनी जल्दी बना सकते हैं, कैसे आप अपने वेंचर को स्केल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी रही जो हमने रिस्क एपेटाइट अपना मिटिगेट किया एज एन एंटरप्रेन्योर। तो जितनी बातें आपने की हैं सौरभ, उसको हम चरणबद्ध तरीके से आगे लेके जाते हैं। और के गणेश सर, आप सब सवाल मेरा ये है, आज के एंटरप्रेन्योर्स और अगर मैं कुछ 5-6 साल पहले के एंटरप्रेन्योर्स को कंपेयर करना चाहूँ तो स्थिति बहुत बदली है। इस पूरे इकोसिस्टम में हमने बहुत बदलाव देखे हैं, इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, सरकार के लेवल पर, राज्य सरकारों के लेवल पर हमने बहुत सारा काम होता हुआ देखा है। काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन सभी जगह से मिल रहा है। आजकल मेरे ख्याल से स्टार्टअप में कह दो अगर आप काम करते हो तो उसको काफ़ी कूल समझा जाता है, उसको काफ़ी इज्जत भरी नज़रों से देखा जाता है। एज कम्पेयर टू 5 साल पहले अगर कोई बोलता कि मैं स्टार्टअप में काम कर रहा हूं तो लोग बोलेंगे यार तू देख ले तेरा भविष्य सुरक्षित है या नहीं, थोड़ा सा सोच समझ कर ही आगे बढ़ना। तो वो स्थिति जो है वो बदल गई है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी जोखिम नहीं बदला है। तो आप बताइए हमें कि पूरी जर्नी में वो कौन कौन से फेजेस होते हैं जहां अलग अलग तरह के रिस्क आते हैं। बात फाइनेंशियल रिस्क की ही हो रही है, लेकिन जब शुरुआत कर रहे हो तब थोड़ा सा अलग रहता है रिस्क का लेवल। मीडियम जर्नी आपकी हो जाए तब क्या रिस्क रहता है। तो फेजेस ऑफ रिस्क आपकी जर्नी में क्या क्या आ सकते हैं, जरा वो बताइए। तो ना आपने ठीक बताया, क्योंकि अगर जब हम पहले शुरू करते हैं तो टीम साइज बहुत कम होता है। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं हमारा प्रोडक्ट आइडिया एक्सेप्टेबल है, मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा। उसमें जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है कम होती है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी कम होते हैं। तो इस पे क्या होता है कि फेलियर का चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन फेलियर का इम्पैक्ट भी कम रहता है। आपने पैसे डाले हैं तो आपका पैसा तो जाएगा, आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। सो इस स्टेज में आपने ये देखना है कि ये जो इनिशियल फेस है, एक्सपेरिमेंट फेस कहें, अर्ली स्टेज स्टार्टअप फेस कहें, उसमें अगर आप 6 महीने या 12 महीने डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस करें, उसको आप कैसे चला पाएंगे। आपके पास इतना सेविंग्स हैं, इतना कैपेसिटी है टॉलरेट करने की, ये 6-12 महीने कुछ भी पैसा नहीं निकाला, इनफैक्ट थोड़ा पैसा बिजनेस में ही गया, तो आप अपने आप को, आपके फैमिली को, आपके जो भी बिजनेस में खर्चे हैं उसको सस्टेन कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं पहले जो सीड कैपिटल है 6 महीने 12 महीने का, आप उसको इकट्ठा कीजिए। इंश्योर कीजिए कि कुछ भी नहीं मिलेगा 6-12 महीने में, मैं लाइफ को कैसे चलाऊंगा, पर्सनल लाइफ में और कंपनी लाइफ में। तो सीड कैपिटल, इनिशियल कैपिटल जो है वो आपको कलेक्ट करके रखना है, क्योंकि इस टाइम में आपको बाहर से डेट नहीं मिलेगा, बाहर से पैसा रेस करना मुश्किल होगा, आप जाके रेस नहीं कर पाएंगे। ये एक स्टेज 1 अर्ली स्टेज बताता हूँ। दूसरा नेक्स्ट स्टेज जब है, जब ये प्रूव हो गया कि आपका प्रोडक्ट चल रहा है, उसके लिए डिमांड है,
जैसे बताया गया प्रोडक्ट मार्केट फिट है, तब आप और एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेंगे, आपको मार्केटिंग के लिए पैसे चाहिए होंगे, अब आपको सीरियसली थोड़ा बिजनेस चाहिए होगा। इस विषय में आज के दिन में कंपेयर टू 10 साल पहले या 20 साल पहले बहुत से अपॉर्चुनिटीज हैं। आप देखिए पूरा इकोसिस्टम स्टार्टअप का बन गया है। आपके पास एंजल इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास एक्सेलरेटर्स, इंक्यूबेटर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट करती है, ग्रांट्स हैं, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, काफी तरह के रिस्क कैपिटल इन्वेस्टर, छोटे से छोटे एंजल इन्वेस्टर से लेके बड़े से बड़े वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं। इस स्टेज में, सेकंड स्टेज में आपका रिस्क जो है कि मुझे कंपनी को बड़ा करने के लिए रिस्क कैपिटल चाहिए, वो मैं कहां से मैं उठाऊंगा। इसलिए आपको पहले जो फर्स्ट स्टेज में आपको प्रिपेयर करके इस स्टेज में इनको जाके आपको अप्रोच करना पड़ेगा, मीट करना पड़ेगा, जिससे कि आप 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ आप ये रिस्क कैपिटल इन्वेस्टर से इन्वेस्ट कर सके। ये जो इन्वेस्टर है वो आपकी इक्विटी लेंगे, डेट नहीं, इक्विटी लेंगे, थोड़ा पैसे देंगे, जिससे आपको थर्ड स्टेज, नेक्स्ट स्टेज, ग्रोथ स्टेज में जा सके। सो इस स्टेज का क्या रिस्क है कि आपका पैसा खत्म हो जाएगा, आप ये रिस्क कैपिटल रेस कर नहीं पाए तो कंपनी बंद होने के चांस है, इसलिए इस स्टेज में पूरा ये करना। थर्ड स्टेज जो है वो प्योर ग्रोथ स्टेज का है। आपने फर्स्ट स्टेज कर लिया है, सेकंड स्टेज रिस्क कैपिटल रेस कर लिया है, थर्ड स्टेज में आपने ग्रो करना है। यहाँ पे आपको जो मेन रिस्क है, कैसे आपको कंपनी को स्केल करें, कैसे मैनेजमेंट टीम को बड़ा करें, कैसे सिस्टम्स और प्रोसेस डालें, जिससे कि आप पहले 0 to 1 गए, फिर 1 to 10 गए, इस स्टेज में आप 10 से 100 जाना, तब कैसे स्केल्स कर सके। सो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपका डीएनए, आपका सिस्टम और प्रोसेस, आपका टेक्नोलॉजी, आपका मैनेजमेंट, सब कुछ स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। ओके राइट, ये मैंने डिस्टिंक्टली 3 चीज स्टेजेस देखी है कंपनी के लेवल में। पर्सनल लेवल में एक चीज आपको याद रखना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है काफी हाई रिवॉर्ड देती है, लेकिन हाई रिस्क भी है। जो भी मैं कह रहा हूं ये स्मूथ जर्नी है, कभी भी स्मूथ नहीं होता, हमेशा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होता है। जैसे आपने अभी देखा होगा जो कंपनीज जहां 22 बिलियन की वैल्यूएशन थी बाइजू की, अभी बहुत कम हो गई है। चैलेंजेस हैं, कंपनी लाइक डेंजो है जो बहुत बड़ी बनी थी, रिलायंस ने इन्वेस्ट किया था, थर्ड स्टेज तक पहुंच गई थी, अभी शट डाउन कर रही है। तो ये सब होते हैं। तो आपको पर्सनली क्या करना होगा कि आपके फैमिली अफेक्ट ना हो, आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट ना हो, आपकी हेल्थ अफेक्ट ना हो, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज अच्छे हो। सो लॉट ऑफ थिंग्स जो पर्सनल लेवल में आपको करना होगा हर स्टेज में टू प्रोटेक्ट दी एंटरप्रेन्योर्स फैमिली और उसका मेंटल रिस्क। सो ये मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। 1, पर्सनल साइड मैनेजिंग थ्रू ऑल द 3 स्टेजेस, एंड दूसरा कंपनी को मैनेज करना, एम्प्लॉयज को, कस्टमर्स को, वेंडर्स को मैनेज करना थ्रू ऑल द 3 स्टेज, क्योंकि हर स्टेज में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। थर्ड स्टेज में देखिए आपके 5,000, 6,000, 10,000 एम्प्लॉयज होंगे। सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अगर आप सैलरी डिले कर देते हैं इस महीना, बिल्कुल 10,000 फैमिली की दिवाली की सेलिब्रेशंस आपको अफेक्ट करेंगी। हाँ। So ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा पर्सनल एस्पेक्ट पर मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा गाइड करें, बिकॉज होता ये है कि जब तक आप एक नौकरी कर रहे होते हो तो आप टाइम बाउंड होते हो, आप एक निर्धारित समय पर ऑफिस आते हो और उसके बाद आप घर चले जाते हो। लेकिन अगर आप खुद का कोई कारोबार कर रहे हो, व्यवसाय आप शुरू कर रहे हो, तो वो ही आपके लिए, वो आप ही का होता है। सो आप पूरा दिन काम करते हैं, आप सभी तरह के अपने सोर्सेज एग्जॉस्ट कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स को कैसे अलग रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कि गणेश जी ने भी हाईलाइट की हैं कि फेजेस में कहाँ कहाँ रिस्क आता है, और पर्सनल प्रोफेशनल आपको दोनों रिस्क को मैनेज करना होगा। पर्सनल को मैनेज करने का क्या तरीका है, कैसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जॉब में या मेरे स्टार्टअप में जो कुछ भी हो, वहाँ पे जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो या रिस्क आए, मेरे पर्सनल फाइनेंशियल्स पे उसका असर ना हो। ये दोनों में जो डिफरेंस है, जो तालमेल अगर कह सके, वो कैसे बिठाया जाए? हमें पहले 2 चीजें ये समझनी पड़ेंगी। जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो आइडियल सिनेरियो है, क्योंकि पर्सनल आप जब पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करने जाते हैं तो बहुत कुछ डायनामिकली इफेक्ट करता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, बिकॉज एनी एंटरप्रेन्योर हैज टू बी पीपल फर्स्ट।
ठीक है? मतलब वो अपने टीम का पहले सोचेगा, अपने वेंडर्स का पहले सोचेगा या अपने कस्टमर्स का पहले सोचेगा, दैट्स हाउ द थिंग्स आर। लेकिन अपने पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क को मिटिगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी अपनी 100% एनर्जी अपने प्रोडक्ट बिल्डिंग को, अपने ग्रोथ को, अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। उसके लिए बहुत सिंपल है कि आपके लिए 3 या 4 एवेन्यूज़ आपने बहुत सिंपल स्ट्रैटेजाइज़ या मैनेज कर रखे हैं। एक, आप अगर द काइंड ऑफ लाइफ़स्टाइल यू आर ब्रिंगिंग ऑन टेबल, तो उसके हिसाब से क्या आपके पास कम से कम खुद के लिए 1 साल का बेसिक लाइफ़स्टाइल का फंड आपके सेविंग्स अकाउंट में या आपके इमरजेंसी फंड्स में अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेंटली डिवोटेड हैं अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए, और अगर उसके साथ-साथ आपके पास एक पर्सनल रिस्क भी इन्वॉल्व होगा, तो कहीं न कहीं आपका बैलेंस आउट होगा, एंड ये भी हो सकता है कि पर्सनल ऑब्लिगेशंस की वजह से आपको अपना स्टार्टअप भी छोड़ना पड़े। क्योंकि बहुत केसेस में शुरू के स्टेजेस में, जब आप सीड या प्री ए सीरीज राउंड की बात करते हैं किसी एक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में, उससे पहले बहुत सारे फाउंडर्स उस स्टेज पे बैकआउट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास अपने पर्सनल वेल्थ को मैनेज करने के लिए राइट रिसोर्सेज नहीं होते। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो एक स्टार्टअप फाउंडर को करना चाहिए, टू हैव sufficient money for at least, they do not put have some investment in your shares or in certain mutual funds, and third important thing, have insurance for yourself in terms of जो आपको फाइनेंशियल, आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो है एक फाउंडर को पहले प्लान करके रखनी चाहिए, और अपने इमरजेंसी फंड्स या अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल, चाहे वो छोटे-छोटे अमाउंट में करिए। क्या आप यू स्टार्ट एज़ स्मॉल एज़ 10,000 रुपीज़ अ मंथ, और उसको आप स्केल कीजिए एज़ यू ग्रो। लेकिन वो माइंडसेट होना कि अपनी पर्सनल फाइनेंसिंग को, मैं कोई भी रिस्क को मिटिगेट करूं, वो शायद डे वन से इम्पोर्टेंट है किसी भी फाउंडर के लिए, टू हैव मोर इन्वेस्टेड इंटरेस्ट इन बिल्डिंग हिज ओन कंपनी। चलिए, मेरे ख्याल से इस पूरे मुद्दे पर समय कम पड़ सकता है, लेकिन सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर की फाइनेंशियल लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा समय समाप्त हुआ है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, और जितनी भी हमने बातचीत की उसमें दर्शकों के लिए एक बहुत बेहतरीन टेक अवेज और एक प्लान के तौर पर जो कदम उनको उठाने चाहिए उस पर आपने मार्गदर्शन किया। धन्यवाद आपका। चलिए, इसी के साथ मुझे भी आज की इस खास पेशकश में इजाज़त दें, और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।